Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope you people are very much fine. Dear students, we are discussing about dual nature of matter and radiation, and in our previous class we have discussed about one of the important definition of threshold frequency और कुछ important न्यूमेरिकल्स कुछ important expressions को हमने देखा था, derive किया था, और आज हम और एक टर्म के साथ जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। जैसे प्रीवियस क्लास में हमारा था थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, अगर किसी सोर्स के पास, किसी एनर्जी के पास फ्रीक्वेंसी होगी तो डेफिनेटली उसकी एक वेवलेंथ भी होगी, और कितनी वेवलेंथ होगी उसके पास कितनी वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट जिसको हमने बोला था थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, ठीक है। और आप सबको खैर मकदम है, वार्म वेलकम इन दिस लाइव सेशन ऑफ टुडेज क्लास ऑफ दिस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसी के साथ आप लोग हेडिंग बनाइए थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। जैसे मैं बनाते जाऊंगा वैसे आप भी बनाते जाइए थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, ये रही थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। मुश्किल बात नहीं है, आसान है। जैसे वो वाला हमने देखा था बिल्कुल ऐसे ही हम देखेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में एक फ्रीक्वेंसी ली थी, कितनी वेवलेंथ चाहिए, कितनी मिनिमम या मैक्सिमम बोल सकते हैं वेवलेंथ के केस में, याद करिए जो फ्रीक्वेंसी है E इज इक्वल टू एच न्यू, जो एनर्जी है वो E इज इक्वल टू एच एफ है, और इसी को लिखते हैं E इज इक्वल टू एफ को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्बडा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप लैम्बडा को बढ़ाओगे, अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे, अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करोगे तो व्हाट विल हैपन टू दिस फ्रीक्वेंसी। अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करोगे व्हाट विल हैपन टू दिस एनर्जी। ओके, मेरे ख्याल से अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी कम होगी, ठीक है। अगर आप वेवलेंथ को कम करोगे, कम करोगे, कम करोगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर आप वेवलेंथ को ज्यादा करोगे, ज्यादा करोगे, ज्यादा करोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। अब देखिए, इसी मेटल की बात करते हैं। इस मेटल पर एक इलेक्ट्रॉन है सरफेस पर, इसको हमें बाहर निकालना है तो हमें कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसकी वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में किसी भी सोर्स से आने वाली वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, जिस वेवलेंथ से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन को मिनिमम, इस वाले सिनारियो में वेवलेंथ के लिए मैं मिनिमम वेवलेंथ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं करूंगा मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए। देखो मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों बोलूंगा मैं, अब ध्यान से देखिए। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बाहर निकलने के लिए। मान लो वेवलेंथ हमने दिया 1, क्या ये बाहर निकलेगा? अगर मैं वेवलेंथ 2 दे दूं, 3 दे दूं, 4 दे दूं, जितना जितना आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे एनर्जी तो उससे कम ही हो जाएगी। एनर्जी तो क्या हो जाएगी? कम। मान लो अगर हम किसको कम करेंगे, हम वेवलेंथ को अगर कम करेंगे 4 से 3 तो एनर्जी बढ़ेगी, 3 से 2 तो एनर्जी बढ़ेगी, 2 से 1 तो एनर्जी बढ़ेगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ पर फ्रीक्वेंसी जो है, एनर्जी जो है वो मिनिमम बनेगी।
इसीलिए यहां पर मैं मिनिमम वेवलेंथ नहीं बोलूंगा, यहां पर बोलूंगा मैक्सिमम वेवलेंथ। तिकाज अगर मैक्सिमम वेवलेंथ को ज्यादा वेवलेंथ दिमो तेल गश्ना होड़ एनर्जी कम, यीचा यीचा वेवलेंथ ज्यादा दिख तीचा तीचा गश्ना एनर्जी कम, तेल मन ये इलेक्ट्रॉन नेबरी गो। इसके लिए हमें मैक्सिमम रखना है। अगर आप मैक्सिमम से ज्यादा गए, एक ऐसी वेवलेंथ उससे ज्यादा जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये फ्रीक्वेंसी का केस नहीं है, आप बढ़ा रहे हो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। इसीलिए ध्यान में रखना है। तो यहां एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा मैक्सिमम जाने का, मैक्सिमम जाने का पर्टिकुलर ये वेवलेंथ आएगी। उसके बाद अगर और ज्यादा वेवलेंथ दोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं देगी। इसलिए यहां पर बोलूंगा मैं मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, वो मैं फिर से आता हूं। फिलहाल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फिर से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन जो हमारे पास दी हुई एनर्जी है E, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू फाई नॉट। ये तो बेसिक चीज है कि वर्क फंक्शन से ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम ये सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है और उस टाइम काइनेटिक एनर्जी बाहर, बस ये जस्ट बाहर आएगा, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ये तो जस्ट बेसिक केस है। और इसी E को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं hc/λ ग्रेटर और इक्वल टू फाई नॉट, ऐसे करके लिख सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू फाई नॉट। अच्छा, ये लैम्बडा जो है, जब हम लैम्बडा इधर निकालेंगे तो लैम्बडा, तो ये इक्वालिटी जो चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। ये लैम्बडा जो है ये ऐसे आएगा, लैम्बडा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू, लैम्बडा शुड बी, मैक्सिमम जो है लैम्बडा वो आना चाहिए बराबर hc/फाई नॉट। ये लैम्बडा जो है, ये लैम्बडा hc/फाई नॉट के बराबर आएगा। तो ये जो वेवलेंथ है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। मैंने पहले बोला अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, किसी की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ के केस में वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए hc/फाई नॉट। इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वेवलेंथ। और इसी मैक्सिमम वेवलेंथ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी अगर आप इससे ज्यादा दोगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू से, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ दोगे, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये 4 से बाहर निकलता है, 4 से बाहर निकलता है, आपने वेवलेंथ भी 4 दे दी, मैक्सिमम वैल्यू ये है 4 दे दी, हां अच्छा है, ये निकल गया। इसका मतलब 4 पर इसको एनर्जी उतनी मिलती है ताकि ये बाहर निकले। अब 4 से 5 कर दो, वेवलेंथ को अगर आपने 5 कर दिया तो क्या ये निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप वेवलेंथ बढ़ाते हो, जब आप वेवलेंथ बढ़ाते हो तो एनर्जी कम हो जाती है। तो 4 मैक्सिमम वैल्यू है, 4 मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि E इज इक्वल टू hc/λ, इनवर्स रिलेशन है। लैम्बडा बढ़ाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो 4 है ना, 4 एक मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इससे ज्यादा दोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, ये बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए यहां पर मैक्सिमम वाला वैल्यू मैंने लिखा, एक ऐसा मैक्सिमम वेवलेंथ जो बराबर होनी चाहिए hc/फाई नॉट। तो इस वाले मैक्सिमम वेवलेंथ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर? क्लियर? लैम्बडा मैक्स hc/फाई नॉट। क्योंकि रेडिएशन जो हमें मिलती है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ द रेडिएशन है, वो हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ की होनी चाहिए। द रेडिएशन शुड बी, the radiation should be of high frequency
हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, और इसी लैम्डा मिनिमम को हम लैम्डा नॉट लिखते हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ दैट शुड बी इक्वल टू hc/φ0। ये आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन याद करनी है ऐसे करके, और ये हमारी बनती है थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। तो इसी लैम्डा नॉट को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। तो अगर हमें थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन करना होगा तो क्या डिफिनीशन लिखेंगे हम? थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की हम क्या डिफिनीशन लिखेंगे? हम लिखेंगे द मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। चलिए मैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की डिफिनीशन बनाता हूं। द मैक्सिमम, या आप बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट wavelength of incident radiation, wavelength of incident radiation, the longest या maximum wavelength of incident radiation which can cause photoelectric effect, which can cause photoelectric effect। ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास लैम्डा नॉट की, और इसको हम लैम्डा नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इंसिडेंट वेवलेंथ होगी लैम्डा, ठीक है, वो होनी चाहिए लेस और इक्वल टू थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। लेस और इक्वल टू, लेस या इससे कम या इक्वल टू, यानी यहां पर या 4 से कम होनी चाहिए, या 4 से कम होनी चाहिए, या 4 के बराबर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? याद रखिए, अब थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ में क्या फर्क है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो दैट मींस वेवलेंथ का केस मैक्सिमम होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम है। और ये मैंने बोला जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ होगी वो होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू लैम्डा नॉट थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ के बराबर, ठीक है। तभी ये जो हमारे पास अब थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है, द मिनिमम मैक्सिमम लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा आगे लेके चलते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, यहां से जो ये रिलेशन मेरे पास है, यहां पर लैम्डा नॉट थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ hc/φ0, और अगर हम यहां φ0 का वैल्यू निकालेंगे तो φ0 किसके बराबर होगा? वो होगा hc/λ नॉट। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। जो φ0 है, जो हमारे पास φ0 क्या है, φ0 क्या है हमारे पास? शाबाश, वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन hc/λ नॉट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास होता है सिंपल चीज अबाउट थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। इसको भी आप अच्छे से नोट बना दीजिए, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई, कुछ इक्वेशंस आपको इसके रिगार्डिंग याद करनी पड़ेगी। ये है थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए। हमारे पास फिर से वही चीज जो हमारे पास के मैक्सिमम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर है? E माइनस φ0। ये हमारे पास फार्मूला है जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था। और इसको क्या लिख सकते हैं? के मैक्स इज इक्वल E के बदले hc/λ माइनस φ0, ऐसा करके लिख सकते हैं। और φ0 को क्या लिख सकते हैं? hc/λ0। तो ये बनेगा के मैक्स इज इक्वल टू hc/λ माइनस
एच सी बाई लैम्ब्डा नॉट। फाई नॉट को याद करिए, ये फाई नॉट इधर क्या है, एच सी बाई लैम्ब्डा नॉट। फाई नॉट को क्या लिखा, एच सी बाई लैम्ब्डा नॉट, क्योंकि यहां पर फाई नॉट जो है वो एच सी बाई लैम्ब्डा नॉट है। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं के मैक्स इज इक्वल टू एच सी 1 बाई लैम्ब्डा माइनस 1 बाई लैम्ब्डा नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका ग्राफ भी वही चीज बनेगा, के एक्स माइनस एम एक्स माइनस सी, जिस तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएगा वैसे ही इसका ग्राफ भी बनेगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा और एक इंपॉर्टेंट चीज के साथ। चलिए नोट करिए, नोट करो जल्दी, छापने वाले छापो, छापने वाले छापो। हो गया, चलो। आ जाओ, ये जो डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, ये इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। किसी भी न्यूमेरिकल पर अगर आप जाओगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसमें लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं दिखाऊंगा, शायद आपको बहुत काम आ जाएंगी। आप ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूं, कुछ वैल्यूज में निकालूंगा, कुछ एक्सप्रेशंस में बनाऊंगा। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला होती है, इसको इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सेक्शन में हमें बहुत काम में आएगा। ठीक है, हमारे पास जो ई होता है वो E बराबर है एच सी बाई लैम्ब्डा। देखिए जरा, एच सी बाई लैम्ब्डा दिख रहा है बोर्ड, एच सी बाई लैम्ब्डा। हाँ जी, चलिए, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्ब्डा। फिर से मैं लिख रहा हूं, अगर ज्यादा ऊपर हो गया ये, एच सी बाई लैम्ब्डा। H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, C क्या है, C है वेलोसिटी ऑफ दिस लाइट वेव। ठीक है, अगर लाइट की बात करेंगे तो इन सब को अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, E इज इक्वल टू H प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू बोलिए 6.634। इसको एज इट इज कॉपी पे आप कॉम्पिटिटिव कॉर्नर या हॉट में आप लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में आप इसको लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -34। ध्यान से देखना है। ठीक है, ये मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया, C का वैल्यू दे दो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, और यहां पर जो वेवलेंथ अगर हमें ना दी गई हो, लैम्ब्डा अगर हमें दी गया हो, लैम्ब्डा इन मीटर्स वेवलेंथ है ना, तो ये मीटर्स में दिया जाएगा, तो ये एनर्जी जो आएगी ये जूल में आ जाएगी, तो जूल में आ जाएगी। ठीक है, E इज इक्वल 6.634, C का वैल्यू दिया 10 इंटू -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, ये जूल में है। और अगर हमें इसी चीज को, अगर आपको एनर्जी निकालनी होगी जूल में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, HC का वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्ब्डा इन मीटर्स। ठीक है, कभी कभी वेवलेंथ निकालना होगा, एनर्जी दी जाएगी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी बताई है, वो होता है बराबर 1.6, शाबाश, याद है किसी को, शाबाश, 1.6 याद है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये लो जी, ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहां पर लिखा। इतने जूल होते हैं, तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 जूल किसके बराबर होगा, शाबाश, 1 जूल किसके बराबर होगा, वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये चीज आ जाएगी 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर है। 1 जूल किसके बराबर होगा, अगर यहां से 1 जूल निकालेंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के बराबर होगा। ठीक है, मुझे कुछ कैलकुलेशंस निकालनी है, मुझे कुछ वैल्यूज निकालने हैं, जिनको मैं डायरेक्टली फिर न्यूमेरिकल में डालूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर आते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल के बदले
अगर हम जूल के बदले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये मैंने जूल में निकाला, और अगर इसी एनर्जी को 6.634 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहां क्या है, लैम्ब्डा इन मीटर्स, क्लियर। और इसको जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें, अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे, एक जूल को, तो इतने जूल उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई दिस करेंगे ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये देख लो आप, कुछ नहीं किया मैंने, जूल पहले दिया गया था, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, मुझे पता है 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतने जूल को मल्टीप्लाइड कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें निकलेगा। ठीक है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं 6.634 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 8 10⁻⁻26, इसको यहां लेके आते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है ये, लैम्ब्डा इन मीटर्स इंटू 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए, कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को यहां सॉल्व किया, ये 3 इधर आया, इसको इधर लाया। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 19 यहां पर अगर इनको करेंगे 19.902, इसका हमें वैल्यू आएगा 19.902, 3 6 18 19.902, इन दो का हमें मिला। ध्यान से देखिए, ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो ये +19 बनेगा, +19 -26, तो यहां पर मेरे ख्याल से ये 7 आ जाएगा, ये बनेगा 10⁻⁻7, और नीचे जो होगा वो होगा लैम्ब्डा इन मीटर्स, और इंटू हो जा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऐसे करके हम रख सकते हैं। और जब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं लेके आता हूं इसको, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा E। E क्या है, E है एनर्जी ऑफ फोटॉन। ये एनर्जी ऑफ फोटॉन अगर आपको निकालनी होगी E, तो ये बनेगा 12.4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई लैम्ब्डा इन मीटर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। देखिए, अब बार बार HC में लैम्ब्डा करोगे तो हर बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मैंने कैलकुलेट करके रखा, अगर एनर्जी ऑफ ए फोटॉन निकालनी होगी और अगर आपको लैम्ब्डा इन मीटर्स में दिया होगा और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा, यानी आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स निकालनी होगी, तो क्या करोगे आप सिंपली 12.4 इंटू 10⁻⁻7 यहां पर रखोगे लैम्ब्डा इन मीटर्स और आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये एक बात हो गई, ठीक है। ये हो गया जब लैम्ब्डा इन मीटर्स होगा। बाय चांस अगर लैम्ब्डा इन मीटर्स के बदले लैम्ब्डा अगर एंगस्ट्रॉन में होगा, तब क्या होगा, देखिए, तब हम एनर्जी ई को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना है। तो हमारे पास क्या है 12.4 इंटू 10⁻⁻7। ये रिजल्ट आपको टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए। डिवाइड बाई, अगर लैम्ब्डा होगा एंगस्ट्रॉन में, नॉट इन मीटर्स, एंगस्ट्रॉन में होगा तो क्या करोगे, यहीं पर देखिए, अगर एंगस्ट्रॉन कितना होता है, एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 होता है कि नहीं होता है। और अगर ये 10⁻⁻10 है तो ये ऊपर जाएगा, ये +10 बनेगा, ये +10 -7, तो वहां बचा 3, तो ये बनेगा, एनर्जी बनेगा 12.4
और 12 पॉइंट नहीं, क्योंकि ये 10 टू द पावर 3 है, तो ये बनेगा 12400, क्योंकि -10 ऊपर बनेगा +10 में से 7, तो ये 3, ये इसे साथ मल्टीप्लाई, तो 3 जब 10 टू द पावर 3 दैट मीन्स 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 400 बनेगा, 12400। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल। और यहां लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉन, अगर लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉन होगा तो आप सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, अगर लैम्ब्डा एंगस्ट्रॉन में होगा, वहां लैम्ब्डा एंगस्ट्रॉन में दिया जाएगा, तो आप एनर्जी ऑफ अ फोटॉन E इज इक्वल टू 12400 लैम्ब्डा यहां पर एंगस्ट्रॉन में रखोगे और आपका आंसर निकल के आएगा। एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। अगर लैम्ब्डा इन मीटर्स में होगा तो सिंपल 12.4 इंटू 10 टू द पावर -7 पूछूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव रखूंगा इस पर, 12.4 इंटू 10 टू द पावर -7 सिंपल। मैंने E इज इक्वल hc बाई लैम्ब्डा होगा। अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालना है तो एनर्जी ऑफ फोटॉन आप बार बार H प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रखना पड़ेगा, C 3 इंटू 10, तो कहां बार बार कैलकुलेशन करने बैठोगे, 2-3 पॉइंट्स याद रखो तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 12.4 इंटू 10 टू द पावर -7 लैम्ब्डा इन मीटर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर लैम्ब्डा इन मीटर्स में होगा, और अगर आपको लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉन में होगा तो आप 12400 लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉन और आपका आंसर आएगा। समटाइम्स इफ दिस लैम्ब्डा E इज इक्वल टू 12400 और अगर ये लैम्ब्डा इन नैनोमीटर होगा, अगर वहां लैम्ब्डा नैनोमीटर्स में दिया जाएगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो यहां 1 0 कटेगा, तो क्योंकि ये 10 टू द पावर -9 होता है, तो ये बनेगा 1240 लैम्ब्डा इन नैनोमीटर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आएगा। चाहे मीटर में हो, चाहे एंगस्ट्रॉन में हो, चाहे एंगस्ट्रॉन में हो और चाहे आप नैनोमीटर में है, इन तीनों रिजल्ट्स को याद करिए, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। शाबाश, आ जाओ, चलो हो गया, उतारो उतारो उतारो। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन लिखते हैं। द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टन मेटल, द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टन मेटल the work function for a certain metal, कोई मेटल है, इज, उसका जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Will this metal give photoelectric emission? Will this metal give photoelectric emission? Will this metal give photoelectric emission or for incident radiation of wavelength, for incident radiation of wavelength, for incident radiation of
wavelength for incident radiation of wavelength 330 nanometers. 330 nanometers. आ जाओ, ठीक है. गिवन क्या क्या है? The work function for a certain metal is 4.2 electron volt. वर्क फंक्शन याद करिए. वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ताकि इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ द मेटल से बाहर निकले. इससे कम होगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा. वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन. विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितनी? 330 नैनोमीटर. अगर आप 330 नैनोमीटर की रेडिएशन लाते हो, हम पहले 330 नैनोमीटर की रेडिएशन में देखेंगे एनर्जी कितनी है. अगर 330 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है, अगर इसकी रेडिएशन इस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तब आराम से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा. और अगर इसकी एनर्जी 330 नैनोमीटर वेवलेंथ की एनर्जी इससे कम होगी, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, तब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. तो क्या करेंगे हम इसके रिलेटेड एनर्जी देखेंगे. अगर वो एनर्जी इससे ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा. ठीक है, तो गिवन क्या क्या है वो देखिए. आ जाओ. वर्क फंक्शन फाई नॉट 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चीज दी गई है हमें. ठीक है, लैम्बडा हमारे पास है 330 नैनोमीटर्स, ये चीज हमारे पास है. तो हम क्या करेंगे, हम एनर्जी निकालेंगे. ई एनर्जी होता है बराबर एच सी बाई लैम्बडा. ठीक है, एच सी बाई लैम्बडा. अब बताइए लैम्बडा किस में है, वेवलेंथ किस में है? वेवलेंथ है नैनोमीटर में. देखो ये अभी फार्मूला कहां काम आ गई, याद करिए. अभी करिए याद. अगर लिखा होगा क्या लिखा था? एच सी का वैल्यू कितना निकाला था? अगर लैम्बडा इन नैनोमीटर्स होगा तो वहां पर आंसर आया था 1240. और लैम्बडा इन नैनोमीटर्स मतलब 330 और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है, सॉल्व करो इसको. 1240 डिवाइड बाई 330 कितना आएगा? इसको सॉल्व करो. ये बनेगा 3.75. ये बनेगा 3.75 नियर अबाउट 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारे पास एनर्जी आ गई 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बोलो दोस्तों, क्या ये 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी, क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? ये कितना है? 4.2. वर्क फंक्शन कितना है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और हमारी एनर्जी कितनी है? 3. ये तो इससे कम है ना. तब अगर ये 4 से ज्यादा होता, 4.2 से ज्यादा होता, ये वाली एनर्जी निकलती तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता. लेकिन ये वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. क्लियर? दैट मीन्स एनर्जी, ये एनर्जी लेस देन फाई नॉट. ठीक है, एनर्जी लेस देन फाई नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस. नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन will take place. आ जाओ भाई, नोट करो फिर आगे चलते हैं. नोट करो, नोट करो. नोट हो गया. ओके, नेक्स्ट सवाल. इजी सवाल करते हैं, फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड की ओर जाते हैं. नोट हो गया. आ जाओ, नेक्स्ट सवाल. आ जाओ भाई, क्या निकालना है हमें शबाश? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद अ फोटॉन ऑफ एनर्जी. फ्रीक्वेंसी निकालनी है. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी associated with a photon of energy. कितनी एनर्जी है एसोसिएटेड विथ
फोटॉन ऑफ एनर्जी 3.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल। 3.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल, -20 जूल। यानी ये एनर्जी ई दी गया है, आपको बताना है हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आएगा इज इक्वल टू एच एफ, इतना सिंपल चीज है। इज इक्वल टू एच एफ निकालो जरा, 1 मिनट का टाइम है। पहले देखो दिया क्या है, एनर्जी दी गई है, एनर्जी दी गई है। एनर्जी जो है वो है 3.3 10⁻⁻20। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, और एच दी, एच काम आएगा। एच का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, जूल सेकेंड। आ जाओ, क्या है, E इज इक्वल टू एच एफ। E इज इक्वल टू एच एफ, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी हो गया E/h। E कितना है 3.3 10⁻⁻20। H कितना है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आएगा, चलो सॉल्व करो इसको, शाबाश शाबाश। जीरो 0.5 इंटू 10⁻14। F निकलेगा 0.5 इंटू 10⁻14। ठीक है, क्लियर। फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्स। आ जाओ, नोट करो इसको, नोट करो, नोट। हो गया, चलो क्वेश्चन करो, ये मुझे करके भेजना, होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है, करके भेजना मुझे। आसान सा सवाल है ये। कैलकुलेट द फोटॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी निकालनी है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द फोटॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर। फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर। लैम्ब्डा इन मीटर्स, और लैम्ब्डा इन मीटर 1 मीटर है। और सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच एफ, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्ब्डा। आंसर बोलो, आंसर भेजो मुझे जल्दी, फटाफट, चलो जल्दी फटाफट भेजो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो 1-2 बार, फिर हम नए टॉपिक के साथ और कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। तब तक के लिए आप लोग दुआओं में याद करिएगा। हैव अ नाइस सेशन, टेक केयर, बाय बाय।